नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस क्लास में अपन प्रेमचंद जी को पढ़ रहे थे और प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो कहानियां अपन पढ़ चुके हैं, बूढ़ी काकी और नमक का दारोगा। आज अपन इनके द्वारा रचित तीसरी कहानी पढ़ रहे हैं और उस कहानी का शीर्षक है पूस की रात। देखिए, यहाँ पर शीर्षक की यदि बात करें तो कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि पूस की रात का मतलब क्या है। देखिए, सामान्यतः हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, आम बोलचाल की भाषा है, उसमें अपन पौष जो महीना है, जो अपने हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में जो महीनों को बोलते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जिनको हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इस प्रकार से बोलते हैं, उसी प्रकार से पौष और माघ जो महीने होते हैं उनको आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः ग्रामीण लोग पूस बोल देते हैं। तो ये पूस यानी पौष महीने की ठंडी रात का चित्रण होने के कारण इसका शीर्षक क्या दिया गया है, पूस की रात। कहानी में क्या है, देखिए, ये तो हम जानते हैं कि पौष महीने की ठंडी रात को दर्शाया गया है। अब उस ठंडी रात को एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से बिताता है। सामान्यतः कुछ लोग हैं वो इच्छा रखते हैं कि सर्दी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियां अच्छी नहीं लगती, गर्मियों में मच्छर होते हैं, पसीना आता है, काम करने में मुश्किल होती है। एक गरीब व्यक्ति और उस समय का व्यक्ति, उस समय का किसान, जब राजाओं का राज होता था, सामंतवादी व्यवस्था होती थी, उस समय लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसका यथार्थ चित्रण प्रेमचंद जी द्वारा इस कहानी में किया गया है। तो देखते हैं, इस कहानी की शुरुआत में हल्कू नाम के एक किसान को दर्शाया गया है। हल्कू नाम का किसान है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अपने नाम के विपरीत शरीर वाला है। अब हल्कू का मतलब हल्का सा होता है, परंतु वो हल्का फुल्का नहीं है, भारी भरकम शरीर वाला है। ठीक है। अब हल्कू है और हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। हल्कू की पत्नी मुन्नी और इनके हल्कू के पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते का नाम है जबरा। जबरा कुत्ता है। ठीक है। कहानी की शुरुआत में एक सहना नाम का जमींदार यहां इनके पास से बाकी लेने आया है। बाकी का मतलब लगान, जो बकाया है, जिसे अपन आज की भाषा में टैक्स बोल सकते हैं, कर बोल सकते हैं। तो यहां पर लगान लेने के लिए आया है। अब आज कहानी शुरू होती है कि सहना आया हुआ बैठा है और उसने हल्कू से कहा पैसे देने के लिए। जैसे ही उसने कहा तो हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के पास आता है और अपनी पत्नी मुन्नी को आकर कहता है कि ला, वो जो पैसे रखे हैं ना, वो दे दे, सहना आया है, उसको दे देता हूं। अब ये बात जैसे ही मुन्नी को कहता है तो मुन्नी यूं कहती है कि जब ये पैसे सहना को दे दोगे तो कम्बल कैसे लाओगे। कम्बल, अब अपन सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कम्बल इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाते हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण जीवन का चित्रण करने के लिए प्रेमचंद जी ने ग्रामीण शब्दों का ही प्रयोग किया है। तो कि कम्बल कैसे लाओगे। तो अब जैसे ही मुन्नी ये कहती है कि तुम कम्बल कैसे लाओगे, तो हल्कू थोड़ा सा झिझक जाता है और फिर उसके मन में वही बात चलती है जो मुन्नी ने उसे कही है। वो सोच रहा है कि हाँ, कम्बल कैसे लाऊंगा। और फिर मुन्नी यूं कहती है कि पूस के महीने की रात में हार में कैसे जाओगे। हार का मतलब यहाँ पर खेत है। ठीक है। तो मुन्नी कहती है कि हार में कैसे रात कटेगी बिना कंबल के, और अब अगर इसको पैसे दे दोगे तो कम्बल नहीं आ पाएगा, कम्बल नहीं आ पाएगा तो खेत में जाओगे कैसे, जाओगे नहीं तो फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि फसल पशु खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, तो इसलिए तुम इसको पैसे क्यों दे रहे हो। जैसे ही मुन्नी ये बात कहती है तो ये सोचता तो है कि हाँ, बात तो मुन्नी सही कह रही है और मैं इतनी कड़ाके की ठंड में खेत में रातें कैसे बिताऊंगा, कम्बल तो जरूरी है। परंतु फिर वो उसी समय सोचता है, अगर सहना को पैसे नहीं दिए तो वो झिड़कियां लगाएगा, गालियां देगा, क्या करूं।
सोचता है कि बला से मरेंगे, ठंड में मर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम गालियां तो नहीं सुने, एक बला से तो पीछा छूटे, इस सहना से तो पीछा छूट जाए। और यही सोचकर वो वापस मुड़ता है अपनी पत्नी मुन्नी की ओर और मुन्नी से कहता है कि देख, कम्बल के लिए कोई और उपाय सोचूंगा, कोई और उपाय सोचूंगा, अभी तू वो जो रखे है ना पैसे वो दे दे, सहना से पीछा छुटाना है। तो मुन्नी कहती, कौन सा उपाय करोगे? मुन्नी उसकी पत्नी है, वो जानती है कि उसके पास और कोई उपाय नहीं है, और वो ये भी कहती है कि तुम कौन सा उपाय करोगे, क्या उपाय है तुम्हारे पास दूसरा, मैं भी तो जरा सुनूं, मुझे भी तो बताओ। देखो, अगर आप पैसे दे दिए तो कंबल नहीं आ पाएगा और फिर ठंडी रात कैसे बिताओगे। और मैं यूं कहती हूं कि ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि जब खेती है तब लगान देना पड़ता है, और दिन रात मर मर के काम करो, और जो उपज आती है, जो उत्पादन होता है, वो पूरा का पूरा बाकी चुकाने में चला जाता है, और फिर बैठे रहो भूखा मरने के लिए। तब मुन्नी यूं कहती है और आंखें तरेरती हुई उससे अलग चली जाती है। उसी समय हल्कू यूं कहता है कि तो सहना की गालियां सुनो, गालियां सुनो। अब जैसे ही हल्कू यूं कहता है कि तो सहना की गालियां सुनो, मुन्नी थोड़ी सी जो उसकी मोहें चढ़ी हुई थी, उसके माथे पर जो त्योरियां चढ़ी हुई थी, वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, और वो उस समय इस तरीके से देख रही है जिससे किसी भयंकर जानवर ने उसे घूर कर देखा हो। अर्थात वो समझ जाती है कि हाँ, ये सत्य तो है। परंतु फिर मुन्नी यूं कहती है कि क्यों गालियां क्यों देगा, उसी का राज है क्या, वो कमा रहा था क्या, काम हमने किया, मर के काम हम कर रहे हैं, लेने के लिए ये आ जाता है उत्पादन होते ही। तो मुन्नी इस प्रकार की बात कहती है, परंतु फिर वो हकीकत से रूबरू होती है और यथार्थ चीज के बारे में ध्यान करती है, और फिर ये सोचती है कि बात हल्कू बिल्कुल सही कह रहा है, यदि वो सहना को पैसे नहीं देगा तो वो सहना गालियां देगा। और उसी प्रकार से वो कुछ सोच कर और आले में से, अब आला जानते हो, देखिए सामान्यतः किसान लोग दीवार में एक इस प्रकार से बनाते हैं, खिड़की जैसा कुछ बनाते हैं जिसमें कुछ सामान रख दिया जाता है। तो उस आले में पैसे रखे हुए थे, जिसे उस खिड़की को, उस छोटे से दरवाजे को आला बोलते हैं ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा में। तो मुन्नी जाती है, उस आले में से पैसे उठाती है, हल्कू के हाथ पर पैसे रखती हुई कहती है, देखो फिर से कह रही हूं, अब की बार खेती छोड़ दो, मजूरी करेंगे, आराम से पेट भर खाएंगे तो सही। अब इस खेती में होता क्या है, मर मर कर तो काम करो, और जैसे ही उत्पादन होता है वैसे ही 4 लोग आ जाते हैं मांगने के लिए लगान के रूप में, पूरी की पूरी चुका दो, और फिर बाकी और ही रह जाती है, और फिर मर मर कर मजूरी भी करो, और मजूरी भी पूरी की पूरी इसमें झोंक दो, क्योंकि फसल का उत्पादन करने के लिए अनाज वगैरह बहुत सी चीजें चाहिए होती, तो कि मजूरी भी इसमें लगा दो, तो इससे अच्छा है कि अपन खेती छोड़ दें। अब आप खुद सोचिए, एक किसान के लिए सम्मान की बात होती है उसके पास खेत होना, उसके पास जमीन होना, और किसान होता ही तब है जब उसके पास जमीन है। और आज यहां पर विडंबना, आप कभी सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितनी जिल्लतें झेली है, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं तब यूं सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। अरे दुख वो थे, मर मर कर काम करते हैं, फिर भी बिना शिकायत के और जीवन जीते थे, यहां तक कि इन विपरीत परिस्थितियों को भी भाग्य का विधान, विधाता का विधान मानकर और उनको सहन कर जाते थे। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते रहते थे, अपने पशुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ बांटते रहते थे। परंतु उनकी जिंदगी कैसी थी, देखिए उस समय जो जमींदार लोग थे, जो सामंत लोग थे, जो राजा लोग थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। किसान काम करता था और फिर उनको लगान देता था, अजी जमीन उसकी, मेहनत वो करे, तो तुम लोग किस चीज का लेने आ रहे हो। आज हम इस चीज का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं उठा पाते थे। हमारे पूर्वजों ने इतने ज्यादा अत्याचार और अन्याय को सहा है, तब जाकर
और आज हमें ये अच्छी जिंदगी मिल पाई है। और उस समय की इस यथार्थ व्यथा का चित्रण ही प्रेमचंद जी द्वारा इस कहानी में किया गया है। तो यहाँ पर हल्कू और मुन्नी की आपस में बात होती है। मुन्नी हल्कू के हाथ में पैसे रख देती है और हल्कू उन पैसों को लेकर और जैसे जैसे जा रहा है सेना की तरफ, वैसे वैसे उसे यूं लग रहा है कि वह अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है, अपना हृदय उसे देने जा रहा है। और आज उसे यूं लग रहा है कि उसके मस्तिष्क का भार भी उसके पैर सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बड़े मुश्किल से मजूरी से काट कपट कर उसने मुश्किल से 3 रुपए जोड़े थे। और वो 3 रुपए किसके लिए जोड़े थे? कंबल के लिए जोड़े थे। और आज परिस्थितियां ये हो गई है कि वो कंबल भी खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे सेना को वो पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हल्कू है वो सेना को पैसे दे देता है। उसके बाद ये दृश्य समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रारंभ में हल्कू के घर की दशा को लेखक के द्वारा चित्रित किया गया है और ये पहला दृश्य है। और इस कहानी में कुल 4 ही दृश्य प्रेमचंद जी द्वारा निर्मित किए गए हैं। पहले दृश्य में हल्कू और मुन्नी दोनों घर पे हैं और सहना आया और पैसे ले गया। दूसरा दृश्य, जाड़े की रात है। जाड़े की रात में हल्कू अपने खेत में है। अब हल्कू खेत में और अपने गाड़े की चद्दर, अब गाड़े की चद्दर का मतलब होता है कि एक कोई पुरानी चद्दर है जो उसके घर पर बनाई हुई है, तो वो गाड़े की चद्दर है, वो ओढ़ रखी है, गाड़े की चद्दर ओढ़े और एक बांस की खाट पर बैठा है। बांस की खाट पर हल्कू बैठा हुआ है और ऊपर छतरी सी बनाई हुई है। किसकी छतरी? ऊख के पत्तों की, ऊख के पत्तों की छतरी बनाई हुई है। ऊख के पत्तों की छतरी बनाई हुई है और उस छतरी के नीचे उसने बांस की खाट डाल रखी है और उस पर हल्कू अपने गाड़े की चद्दर ओढ़े बैठा हुआ है। उस खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा बैठा हुआ है जो बार बार कूं कूं सर्दी के मारे कर रहा है, कूं कूं कर रहा है बार बार। अब इस जाड़े की रात में हल्कू जो है वो बहुत ज्यादा ठंड से ठिठुर रहा है। हवा चल रही है, कड़ाके की ठंड है। क्यों? क्योंकि पूस महीने की रात है। अब इस तेज ठंड में एक छतरी के नीचे और बांस की खाट पर बैठा है, उसके पास और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब जबरा कूं कर रहा है तो हल्कू कह रहा है, क्यों जबरे, ठंड लग रही है? तो क्या लेने आया था यहाँ पे? ये सोचा था क्या कि मैं खेत में हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूँ, जो मेरे से भी आगे आगे हो लिया। अब ठंड लग रही है ना, कहा था ना घर पे पुआल बिछा देता हूँ और वहीं पर तू उनके ऊपर ही सो जा। क्यों आया यहाँ पर ठंड मरने के लिए? अब बार बार। और देख ये पछुआ भी, ये भी चल रही है। अभी यहाँ पर जिस प्रकार से आम बोलचाल की भाषा में और एक गाली दी जाती है रांड नाम से, तो प्रेमचंद जी यूं कहते हैं कि ये पछुआ रांड भी चल रही है। तो इस प्रकार के शब्दों का चित्रण करके, इस शब्दों का प्रयोग करके प्रेमचंद जी बिल्कुल यथार्थ चित्रण दर्शाना चाहते हैं कि ये भी चल रही है। अब ये तो जान लेने को हो रही है, ठंड में ठिठुरन बढ़ाती जा रही है और ये रुकने का भी नाम नहीं ले रही। पर करें क्या? तो फिर हल्कू देखो अपने जबरा से बात कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। अब जबरा के साथ भी हल्कू इतना प्रेम से बातें करता है और फिर थोड़ी देर उसके साथ बात करता है और फिर यूं कहता है कि देख, कल मत आना, कल तू घर पे ही रहना और घर पे मैं पुआल लगा दूंगा और उन्हीं पर बैठे रहना, आराम से अपने आप को सेंकना, यहाँ पर इतनी ठंड खाने की तुझे जरूरत नहीं है। और ये कहकर और फिर हल्कू अपने खाट से नीचे हाथ निकालता है और जबरा की ठंडी पीठ पर हाथ रख के उसे सहलाता है। और जैसे ही उसे सहलाता है
तो उसी समय जबरा यूं मानो कि अपरिमित आनंद को महसूस करता है। देखिए, एक जीव, एक जानवर जिसे अपन पालते हैं, उसके ऊपर अपन प्रेम से हाथ फिरा देते हैं तो वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार से जबरा की भी ये स्थिति है। हल्कू जबरा की पीठ पर हाथ फेरता है, उसे सहलाता है। जबरा आनंद को महसूस करता है, परंतु उसी समय अपने मालिक की बात को समझ लेता है और वो समझ लेता है कि मेरी कुंकू से मेरे मालिक की नींद खराब हो रही है, इनको नींद नहीं आ रही। तो फिर एक तेज जमाई लेता है, उबासी लेता है और उबासी के साथ ही अपनी कुंकू को बंद करके और सोने का प्रयास करता है। इधर हल्कू क्या करता है? अब हल्कू है वो अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लेता है, यानी इस प्रकार से मोड़कर दुबक कर बैठना जिसे कहते हैं। सामान्यतः यदि अपन ठंड में कहीं बाहर है और अपने को ठंडी लग रही है तो अपन ऐसे दुबक के बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार से हल्कू दुबक कर बैठता है और फिर सोता है और फिर सोने का प्रयास करता है। सोने का प्रयास करता है तो फिर ठंड तेज लगती है और तेज ठंड लगती है तो उसकी ठिठुरन बढ़ती है। ठिठुरन बढ़ती है तो फिर वह उठ बैठ जाता है। बैठकर और फिर जबरा से बात करने लगता है और फिर यूं कहता है, क्यों जबरा, चिलम पिएगा क्या? तो ये देखो कि एक किसान की अपने जीव के प्रति, अपने जानवर के प्रति कितनी आत्मीयता है। वो उससे हर एक बात बता रहा है। तो वो कहता है कि क्यों जबरा, चिलम पिएगा क्या? और ये कहकर हल्कू खड़ा होता है और एक गड्ढे में से आग निकाल कर, हो सकता है कि उस गड्ढे में, मतलब एक गड्ढा खोदकर उसने आग जलाई हो कि ठंडी रात में वो अपने आप को सेक लेगा बार बार। तो उस गड्ढे में से थोड़ी आग निकालकर और चिलम भरता है और फिर यूं कहता है, 8 पी चुका परंतु कहीं भी ठंड कम नहीं हो रही और इससे भी ठंड कम नहीं होगी, पर मन बदल जाता है इसलिए पी रहा हूं। किसको कह रहा है? जबरा को कह रहा है। आगे वो क्या कहता है, किस प्रकार से दोनों में बातें होती है, किस प्रकार से कहानी मोड़ लेती है, किस प्रकार से कहानी विकास करती है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।